आज के हमारे इस वीडियो में हम कार्ल मार्क्स के बारे में अध्ययन करेंगे। आज का ये जो वीडियो है ये बीए तृतीय वर्ष के जो विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों के लिए बेहद उपयोगी है। इस वीडियो में हम कार्ल मार्क्स का सामान्य जीवन परिचय, उनकी प्रसिद्ध पुस्तकें, उनके प्रमुख सिद्धांत, इन सब बिंदुओं पर आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले कार्ल मार्क्स के यदि जीवन परिचय की बात करें तो कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रिबज नामक स्थान में एक मध्यम वर्गीय यहूदी परिवार में हुआ था। जब कार्ल मार्क्स 6 वर्ष के थे तो उनके माता पिता ने यहूदी धर्म त्याग कर ईसाई धर्म को ग्रहण किया, इसलिए स्वाभाविक रूप से अपने बच्चों के ऊपर यहूदी धर्म के स्थान पर ईसाई धर्म का प्रभाव उनके ऊपर पड़ा, या उनके जो बच्चे हैं वो एक प्रकार से ईसाई धर्म के अनुयायी हुए। कार्ल मार्क्स की प्रारंभिक शिक्षा उसके भावी ससुर तथा एक उदारवादी विचारक वेस्टफैलन के घर एक विद्यालय में हुई। मार्क्स बहुत तीव्र बुद्धि के विद्यार्थी थे। पीड़ित मानवता वर्ग के प्रति उसमें बहुत सहानुभूति थी। 17 वर्ष की आयु में बोन विश्वविद्यालय में कानून की शिक्षा ग्रहण करने के लिए उनको भेजा गया, लेकिन अगले ही वर्ष कानून के शुष्क विषय को छोड़कर दर्शन और इतिहास विषय का अध्ययन उन्होंने करना प्रारंभ किया। बर्लिन और जेना विश्वविद्यालय में उन्होंने इन विषयों का अध्ययन किया। इसी समय कार्ल मार्क्स व हिगल के जो द्वंद्वात्मक दर्शन है उसके संपर्क में आए और उससे अधिक प्रभावित हुए। 1848 में मार्क्स ने जेना विश्वविद्यालय में डेमोक्रेटिक्स और एपिक्यूरस के पर निबंध लिखकर एक प्रकार से डॉक्टरेट की उपाधि है वो प्राप्त की। मार्क्स की इच्छा विश्वविद्यालय में प्राध्यापक पद पर बने रहने की थी, प्राध्यापक पद प्राप्त करने की थी, लेकिन विश्वविद्यालय में उनके प्रति सहानुभूति रखने वाले व्यक्तियों फायरवेक और बुनोब्यूर को उनके शासन विरोधी नीतियों के कारण अध्यापन कार्य से निष्कासित कर दिया गया और प्राध्यापक पद प्राप्त करने की जो उनके अवसर थे वो समाप्त हो गए। 1842 में मार्क्स एक उदार और प्रजातांत्रिक विचारधारा वाले समाचार पत्र रिंचे जिंटोंग का संपादक बने और शीघ्र ही उन्होंने एक प्रभावशाली राजनीतिक पत्रकार के रूप में ख्याति प्राप्त की। लेकिन अपने क्रांतिकारी विचारों के कारण एशिया के अधिकारियों को उन्होंने अपना विरोधी बना लिया और उन्होंने अपने पत्र का संपादन बंद करना पड़ा। बेकारी के इस काल में उन्होंने इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका आदि देशों के इतिहास और कल्पनावादी समाजवादी साहित्य, विशेषतया सेंट साइमन, चार्ल्स फॉरियर की रचनाओं का गहराई के साथ अध्ययन किया। प्रारंभ से ही कार्ल मार्क्स और वेस्टफैलन की पुत्री जेनी एक दूसरे के प्रति आकर्षित थे। 1843 में 25 वर्ष की आयु में कार्ल मार्क्स का जेनी से विवाह किया गया। दोनों पेरिस चले गए। पेरिस में मार्क्स ने फ्रैंको जर्मन शब्दकोश का संपादक बन गए, लेकिन अपने शासन और तत्कालीन व्यवस्था विरोधी विचारों के कारण पत्र को प्रकाशन के थोड़े समय बाद ही उनको बंद करना पड़ा। पेरिस में कार्ल मार्क्स ने प्रोधा और बाकुनिन जैसे अराजकतावादियों के संपर्क में आए, उनका भी उनके ऊपर पर्याप्त प्रभाव पड़ा। 1845 में कार्ल मार्क्स जीवन की विविध विपत्तियां सहन करते हुए इंग्लैंड पहुंचे और जीवन के अंतिम क्षण तक वहीं रहे। यहाँ कार्ल मार्क्स का परिचय एक उद्योगपति एंजल्स से हुआ। यह परिचय मित्रता में बदल गया। कार्ल मार्क्स और एंजल्स की मित्रता है वो 19वीं शताब्दी की सर्वाधिक प्रसिद्ध साहित्यिक मित्रता बन गई। एंजल्स ने आर्थिक सहायता के अतिरिक्त समाजवादी विचारधारा के प्रतिपादन में भी कार्ल मार्क्स के सहयोगी के रूप में कार्य किया।
1848 में कार्ल मार्क्स और एंजल्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो यानी साम्यवादी घोषणा पत्र है उसकी रचना की, जिसे साम्यवादियों का धर्म ग्रंथ या बाइबिल कहा जाता है। साम्यवादी घोषणा पत्र की रचना से ही वैज्ञानिक जो समाजवाद है उसका युग एक तरीके से प्रारंभ होता है। कार्ल मार्क्स के द्वारा न केवल साम्यवादी विचारधारा का प्रतिपादन किया गया, लेकिन श्रमिक वर्ग को संगठित करने का कार्य भी कार्ल मार्क्स ने किया। 1845 में उसने इंग्लैंड में जर्मनी के रहने वालों की वर्कर्स एजुकेशन यूनियन स्थापित की। इंग्लैंड से वापस आकर उसने ब्रुसेल्स में श्रमिकों का एक समुदाय प्रारंभ किया, जिसका वो स्वयं सदस्य भी बने। 1847 में उन्होंने इंग्लैंड में उग्र श्रमिकों की प्रथम कांग्रेस की स्थापना की और उसका नाम कम्युनिस्ट लीग रखा। 1864 में कार्ल मार्क्स ने लंदन में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक वर्ग समुदाय का गठन किया, जो विश्व में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय के नाम से जानी जाती है। लंदन में रहते हुए कार्ल मार्क्स अपने जीवन के अंतिम समय तक किसी न किसी रूप में पूंजीवाद का अंत करने के प्रयत्नों में लगा रहा। 1883 ईस्वी में कार्ल मार्क्स का देहावसान हो गया। उसकी मृत्यु पर एंजल्स द्वारा पढ़े गए शव संदेश की कुछ पंक्तियां इस प्रकार थी। जीवन में उसका उद्देश्य प्रत्येक संभव तरीके से पूंजीवादी समाज के अंत का प्रयत्न करना था। संघर्ष उनके जीवन का मुख्य तत्व था। उसने ऐसे अदम्य उत्साह, साहस और सफलता से संघर्ष किया जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। परिणामतः वह अपने समय का सबसे अधिक घृणा और श्रद्धा का पात्र व्यक्ति था। उसका नाम और कार्य युगों युगों तक जीवित रहेगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किन किन समाचार पत्रों का संपादन उनके द्वारा किया गया। साम्यवादी घोषणा पत्र कार्ल मार्क्स ने एंजल्स के साथ मिलकर 1848 में लिखी, जिसको साम्यवादियों का धर्म ग्रंथ कहा गया। जेनी के साथ उनका विवाह हुआ। डेमोक्राइट्स और एपिक्यूरस के प्राकृतिक दर्शन में भेद विषय पर जेना विश्वविद्यालय से उन्होंने पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। तो ये सारी चीज़ें हमने कार्ल मार्क्स के जीवन परिचय के अंदर देखी हैं। अब यदि हम बात करें कार्ल मार्क्स की प्रसिद्ध रचनाओं और उनके दर्शन के प्रमुख स्रोतों की, तो हीगल की अधिकार संबंधी धारणा की आलोचना की एक प्रस्तावना, द होली फैमिली, पॉवर्टी ऑफ फिलोसॉफी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट, दास कैपिटल, क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस, गोथा प्रोग्राम, रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन, ये सारी जो किताबें हैं, संपूर्ण किताबें हैं, ये कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई। इनमें साम्यवादी घोषणा पत्र और पूंजी को सर्वाधिक प्रमुख कहा जा सकता है। जो कार्ल मार्क्स के दर्शन के जो स्रोत हैं, उनमें कार्ल मार्क्स की जो विचारधारा है वो उसके 3 प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। पहला तो जो स्रोत है वो हिगल के दर्शन, विशेषकर उसकी द्वंद्वात्मक पद्धति। दूसरा ब्रिटिश समाजवादियों तथा अर्थशास्त्रियों की विचारधारा का प्रभाव। तीसरा जो स्रोत है वो फ्रेंच समाजवादियों, विशेषतया सेंट साइमन, चार्ल्स फॉरियर और केबेट की विचारधारा का प्रभाव। तो ये एक प्रकार से 3 कार्ल मार्क्स की विचारधारा के प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। अब यदि हम बात करें कार्ल मार्क्स के प्रमुख सिद्धांत, तो कार्ल मुख्य सिद्धांत है वो है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। उसके पश्चात इतिहास की आर्थिक व्याख्या या आर्थिक नियतिवाद, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, पूंजीवादी व्याख्या का विश्लेषण और उसके भविष्य के संबंध में धारणा, राज्य और शासन के संबंध में कार्ल मार्क्स की धारणा, प्रजातंत्र, धर्म और राष्ट्र के संबंध में धारणा, कार्ल मार्क्स की पद्धति और कार्यक्रम। तो ये एक प्रकार से कार्ल मार्क्स के प्रमुख सिद्धांत हैं। अब यदि हम एक एक करके यदि हम कार्ल मार्क्स के
सिद्धांतों के बारे में डिस्कस करें तो आज के हमारे इस वीडियो में केवल जो पहला जो कार्ल मार्क्स का सिद्धांत है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, इस विषय में हम केवल एक सिद्धांत के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, कार्ल मार्क्स का जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का जो सिद्धांत है, ये दो शब्दों द्वंद्वात्मक और भौतिकवाद, तो द्वंद्वात्मक जो पद्धति है वो तो कार्ल मार्क्स ने हीगल से ग्रहण की थी, और भौतिकवाद का जो सिद्धांत है वो कार्ल मार्क्स ने फायरबाख से ग्रहण किया था। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का जो सिद्धांत है वो कार्ल मार्क्स के विचारों का मूल आधार है। उसके अनुसार विश्व की सभी समस्याओं के समाधान में यह एक प्रकार से हमारा पथ प्रदर्शन करता है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के दो शब्द हैं। इसमें प्रथम शब्द तो उस प्रक्रिया को स्पष्ट करता है जिसके अनुसार सृष्टि का विकास हो रहा है, और दूसरा तत्व सृष्टि के मूल तत्व को सूचित करता है। ये जो द्वंद्वात्मक प्रक्रिया है, इसको कार्ल मार्क्स ने हीगल से ग्रहण किया था। हीगल अपने द्वंद्वात्मक प्रक्रिया में ये मानकर चलता है कि समाज की प्रगति प्रत्यक्ष रूप से न होकर टेढ़े मेढ़े तरीके से या रास्ते से होती है। हीगल ने अपनी द्वंद्वात्मक पद्धति में 3 अंग या चरण बतलाए हैं: वाद, प्रतिवाद और संवाद। मार्क्स की द्वंद्वात्मक पद्धति का आधार भी हीगल की यही द्वंद्वात्मक पद्धति है। देखिए, मार्क्स के अनुसार वाद एक प्रकार की साधारण स्थिति है। इसमें किसी प्रकार का कोई अंतर्विरोध नहीं पाया जाता, लेकिन थोड़े समय बाद वाद से असंतुष्ट होकर उसकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप प्रतिवाद उत्पन्न हो जाता है। यह एक प्रकार की निषेधात्मक स्थिति वाद की अपेक्षा अधिक प्रगतिशील मानी जाती है। प्रतिवाद में अंतर्विरोध चलता है, अर्थात प्रतिवाद का भी प्रतिवाद उत्पन्न होता है, और दो प्रतिवादों के संयोग से संवाद की स्थिति पैदा होती है या संवाद की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार वाद, प्रतिवाद और संवाद की जो प्रक्रिया है ये निरंतर चलती रहती है, जारी रहती है। ये जो द्वंद्वात्मक प्रक्रिया है, इसको कार्ल मार्क्स और उसके अनुयायियों ने गेहूं के पौधे के एक उदाहरण के द्वारा इसको समझाने का प्रयास किया है। देखिए, ये बतलाते हैं कि गेहूं का एक दाना लीजिए, यह दाना वाद है, यानी ये प्रारंभिक स्थिति है गेहूं का दाना, जिसको वाद की संज्ञा दी गई है। भूमि में बो देने के उपरांत उसके विरुद्ध भूमि की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। यह गलकर या नष्ट होकर अंकुरित हो जाता है, पौधा बनता है। यह पौधा विकास की दूसरी कड़ी अर्थात प्रतिवाद है। तीसरी कड़ी पौधे में बाली का आना, इसके पकने पर गेहूं के दाने का बनना और पौधे का सूखकर नष्ट होना तीसरी दशा है, जिसको संवाद या विपरिणाम कहा गया है। तो एक प्रकार से कार्ल मार्क्स और हीगल ने अपनी जो द्वंद्वात्मक पद्धति है या जो द्वंद्वात्मक प्रक्रिया है उसको गेहूं के दाने से समझाने का प्रयास किया है कि गेहूं का जो दाना है वो प्रथम स्थिति होती है, उसको नाम दिया गया है वाद। फिर उसको ज़मीन में बोते हैं, खाद डालते हैं, पानी डालते हैं, अंकुरित होता है, पौधा बनता है। ये दूसरी स्थिति पैदा होती है जिसको नाम दिया गया है प्रतिवाद। फिर धीरे धीरे पौधा बड़ा होता है, गेहूं की बाली तैयार होती है। फिर जो पौधा है वो सूख कर नष्ट हो, जो अंतिम स्थिति है वो है संवाद। जो वाद है उसमें किसी प्रकार का कोई अंतर्विरोध नहीं पाया जाता, ये प्रारंभिक स्थिति होती है। प्रतिवाद में अंतर्विरोध है वो चलता रहता है, और फिर एक अंतिम स्थिति का जन्म होता है जिसको संवाद का नाम दिया गया है। देखिए, कार्ल मार्क्स ने यही कहा है कि आर्थिक जीवन की विभिन्न जो अवस्थाएं हैं उनके संदर्भ में इस द्वंद्वात्मक प्रक्रिया को इस प्रकार समझाया जा सकता है। पूंजीवाद या जो व्यक्तिगत संपत्ति की व्यवस्था है वो एक प्रकार से वाद है, जिसमें यह असंगति रहती है कि समाज शक्तिशाली व सर्वहारा वर्ग लोगों के दो वर्गों में बंट जाता है। इस असंगति या दोष के कारण समाज में संघर्ष होता है।
तथा व्यक्तिगत संपत्ति की सामाजिक व्यवस्था के परिणाम स्वरूप समाज के विकास की वह अवस्था आती है जिसे सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद की अवस्था कहा जाता है। इन दोनों अवस्थाओं के संवाद स्वरूप वह अवस्था आती है जिसे साम्यवाद की अवस्था कहा जाता है, जिसमें व्यक्तिगत संपत्ति के स्थान पर सार्वजनिक स्वामित्व की अवस्था है वो उत्पन्न हो जाती है। कार्ल मार्क्स ने द्वंद्वात्मक जो पद्धति या प्रणाली है वो हीगल से ग्रहण की है, परंतु मार्क्सवादी द्वंद्वात्मक हीगल के द्वंद्व से बहुत अधिक भिन्न है। इसमें देखिए कार्ल मार्क्स की जो द्वंद्वात्मक पद्धति है और हीगल की जो द्वंद्वात्मक पद्धति है उसमें अंतर विद्यमान है। स्वयं कार्ल मार्क्स कहते हैं कि मैंने हीगल की जो द्वंद्वात्मक पद्धति है इसको सिर के बल प्राप्त किया और पैरों के बल इसको खड़ा किया। कार्ल मार्क्स की जो द्वंद्वात्मक पद्धति है और हीगल की जो द्वंद्वात्मक पद्धति है उसमें हीगल है वो एक प्रकार से विश्वात्मा है उसकी बात करता है और कार्ल मार्क्स है वो इसमें पदार्थ की बात करता है। ये दोनों में एक प्रकार का मेजर जो डिफरेंस है वो दोनों में विद्यमान है। आगे के जो हमारे वीडियो हैं उन वीडियो में द्वंद्वात्मक पद्धति की प्रमुख विशेषताएं, उनकी आलोचना और फिर आगे के जो इतिहास की आर्थिक व्याख्या या आर्थिक नियतिवाद, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, धर्म और राज्य के संबंध में कार्ल मार्क्स के विचार, इन सब बिंदुओं पर आगे के जो वीडियो हैं उनमें हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।